हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम वेलकम टू द क्लास। सभी के क्या हाल चाल है? सब अच्छे हैं, सब ठीक ठाक है। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ नवंबर 2022 का फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। और मैंने देखा और आप बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करी। हमारा वाला नहीं चल रहा, नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करी है। और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो पेपर था इस बार का, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडीज थे, इनकम टैक्स का जो केस स्टडी था वो बहुत ही लंबा था और वो पूरा अपने आप में एक तरह से असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन था। चलो, यहाँ तक भी बर्दाश्त हो जाता है कि लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती कि वो उसके आंसर्स गलत हो जाए। जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए मांगी, वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस गिवन थे उसमें से कोई भी एक ऑप्शन भी ठीक नहीं है। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वी आर जॉइंड बाय अंकित मौर्य, शेखर महादेवन एंड आशीष आनंद, नेहा भुटानी। वेलकम जी, वेलकम एवरीबॉडी। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स में सबके साथ ये वाला वीडियो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्नेहा कुमारी, वेलकम जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 3 सेशंस ऑर्गेनाइज यहाँ पे करने वाले हैं। एक आज का सेशन है, इसके बाद एक हम लोग कल सेशन करेंगे, दैट इज़ ऑन सैटरडे 26। एक और सेशन हम लोग करेंगे 27 को। ये जो 3 सेशंस रहेंगे, इन तीनों सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छा, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं है, इनफैक्ट रादर यहाँ पे हम लोग पूरा उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन अपने हाथ से किया है, उसको अपने हाथ से टाइप किया है एंड आई एम नाउ रेडी विद द सोल्यूशन। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, आई डू अंडरस्टैंड, बट आई वांटेड टू बी 100% ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट। यहाँ पे मेरे को पता है कि शायद कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हों, बट उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मैं उसको वाउच नहीं कर सकता बिल्कुल भी। बट जो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी 100% ऑथेंटिक। और मैं बताऊंगा कि सामने ने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं। ये जो शीट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये शेयर मैं आज अभी तो नहीं कर पाऊँगा और इमीडिएट बेसिस के ऊपर भी मैं इसको शेयर नहीं करूँगा आपके साथ, फॉर सिंपल रीज़न दैट इसके ऊपर कॉपीराइट्स हैं और जो हमारे पब्लिशर हैं उन पब्लिशर के पास इनके कॉपीराइट्स हैं, तो जिसकी वजह से मैं ये कॉपीज शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने अदरवाइज देखना हो तो आप इन सबको आराम से देख सकते हैं। So we are joined by Neeraj, Sneha Kumari, Shekhar, Neha, Ashish, Ankit, and rest many students. तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन। आज इस सेशन के अंदर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे, दोनों इनकम टैक्स के भी और साथ साथ में जीएसटी के भी। एक बार तो रिकॉर्डेड कैसे करोगे, फिर मैं रिकॉर्ड करूँ? नहीं, मैं रिकॉर्ड करूँ या इसको डाउनलोड करके डालूँ? हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो हमारे 3 सेशंस हैं उनकी प्लानिंग किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो थे, केस स्टडीज थे एमसीक्यूज के, इनकम टैक्स का केस स्टडी था, जीएसटी का, और जो नॉर्मल एमसीक्यूज थे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा आज। तो आज एमसीक्यूज वाला सारा पार्ट डिस्कस हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग कल है हमारे पास 26 तारीख। 26 तारीख को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा टॉपिक इनकम टैक्स का पूरा इनकम टैक्स से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। और फिर 27 तारीख को दैट इज़ ऑन संडे को मैं आप लोगों के साथ जीएसटी का सारा पेपर डिस्कस कर दूंगा। जीएसटी का पेपर भी बढ़िया था, इंटरेस्टिंग सा था। अगर आप लोगों ने मेरी किताब को अच्छे से पढ़ा है, जैसे मेरे को पता है शेखर नाम के एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं,
शेखर ने किताब को पूरा किया था और बहुत अच्छे से किया था, सारे एग्जाम्पल्स करे थे बुक में से। तो आपको ध्यान होगा उसमें डेल क्रेडल एजेंट का कंसेप्ट मैंने दिया हुआ था, और जहाँ पे ये था कि डेल क्रेडल एजेंट अगर कमीशन चार्ज करता है तो और इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स के ऊपर, तो क्या वो लोन का इंटरेस्ट का पैसा क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। और यही पॉइंट इस बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए स्टार्ट करते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। सो वी आर जॉइंड बाय निशा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अंकित मौर्य, शेखर ने कहा सर तीनों सेशन इसी टाइम पे होंगे। आंसर इज यस बेटा, मैं तीनों सेशन दोपहर 12 से लेके दोपहर 1:30 बजे तक सेशन करने वाला हूँ। ऑल 3 सेशंस विल बी एट द सेम टाइमिंग, सेम चैनल एट द सेम टाइमिंग्स। तो पहला जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन। तो ये जो सेशन है इसके अंदर एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट विद दिस। जो केस स्टडीज थे उसमें पहला जो क्वेश्चन था केस स्टडी का वो जीएसटी का था। 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था आपसे, 8 नंबर का क्वेश्चन ने पूछा था। शेखर कहते हैं हाँ जी सर गिवन है आपकी बुक में। तो यहाँ पे जो पहला सेशन है उसके अंदर मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। और एमसीक्यूज जो है ये नवंबर 2022 के एग्जाम में जो एमसीक्यूज आए थे वो है। केस स्टडी था जीएसटी का 8 नंबर का, ये केस स्टडी था। अपने आप में पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये कहीं से का केस स्टडी नहीं है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको कहता है दैट सुमेश इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, सुमेश इज अ रजिस्टर्ड पर्सन सिंस अगस्त 2021 इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो आपको तेलंगाना का ध्यान रखना है। तो वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। फिर वो कहता है इट इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हिज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर was 12 लाख रुपीज which was through इंट्रास्टेट सप्लाई। तो पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 12 लाख रुपए का है। दैट मीन्स जो पिछले साल का टर्नओवर है वो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम हो जाता है। ड्यूरिंग नवंबर 2021 ही अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब हो गया कि उससे सर्विसेज ली है, ही हैज टेकन सर्विसेज। अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब होता है दिया नहीं है, अवेल्ड का मतलब होता है लेना। तो उससे सर्विसेज ली हैं, उससे सर्विसेज ली हैं। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज रिसीव्ड फॉर हिज बिजनेस, बिजनेस के लिए ली है फ्रॉम हिज फ्रेंड पीटर पार्कर ऑफ लंदन। तो एक दोस्त है जिसका नाम है पीटर पार्कर, लंदन में रहता है और लंदन के अपने दोस्त से उसने कुछ सर्विसेज ली हैं। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इट इज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अगर ये बात ना भी लिखी होती तो भी हमें पता था बाय डिफॉल्ट इट इज अ केस ऑफ एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। The value of such services amounted to 1 lakh rupees, which his friend has refused to receive. This is a good point कि दोस्त ने वो 1 लाख रुपए का पैसा रिसीव करने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं भाई दोस्ती यारी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा। इसका मतलब ये हो गया that it is a case of a supply of services without consideration. And whenever we have a case where there is an import of services and no consideration is involved, even though it is for business purposes and there is no consideration involved, then we say कि it is not a case of supply और इसके ऊपर कोई GST हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। No consideration is there. उसके आगे अगर हम लोग चले फिर वो कहता है he has also availed, availed का मतलब वही लेना। He has also availed interior decoration services for his newly constructed house in Hyderabad from David of Australia. This is again an interstate transaction and paid a consideration of 3 lakh rupees for the same. अब अगर आपने consideration पे किया है, अगर आपने consideration पे किया है import of services के लिए, तो चाहे वो services आपके business के लिए हो या आपके person के लिए हो, दोनों सिचुएशन में इट इज टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे ये जो 3 लाख रुपए का अमाउंट है इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एग्जामिनर कहता है
During the month of December 2021, he has received the following intra-state inward supplies. Intra-state inward supplies है दिसंबर 2021 का डाटा आपके पास है. Legal consultancy services from Messrs. ESG and Company, lawyers in respect of patents and trademarks. तो लीगल सर्विसेज है, लॉयर्स से लीगल सर्विसेज ले रहा है रिलेटेड टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. अब आपको इसको रिलेट करना होगा. मेरे बेटा पिछले साल का टर्नओवर देखिएगा क्या है. पिछले साल का टर्नओवर 12 लाख रुपए है और 12 लाख के इस पिछले साल के टर्नओवर को आप रिलेट करेंगे इस पॉइंट के साथ, लॉयर्स के पॉइंट के साथ. लॉयर्स के केस में आपको याद है हम लोगों ने कंसल्ट किया था कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम हो तो ऐसे सिचुएशन में लॉयर्स की जो सर्विसेज हैं वहाँ पे आरसीएम के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. वहाँ पे आरसीएम के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, अदरवाइज आरसीएम के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं. तो यहाँ पे देयर विल बी नो आरसीएम. नेक्स्ट आइए, rent paid to a local authority in Hyderabad for participating in exhibitions at a municipal grounds. तो जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आप प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से किराए पे ले रहे हैं तो वहाँ पे आरसीएम के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं. Then services, security services which are provided by Global Security Services Private Limited. ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सर्विसेज देने वाला है वो ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है. इसका मतलब यहाँ पे ये बॉडी कॉर्पोरेट है और जहाँ पे भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा, इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज जहाँ पे भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा वहाँ पे अगेन देयर विल बी नो आरसीएम. सिक्योरिटी सर्विसेज में आरसीएम अप्लाई कौन सी सिचुएशन में होगा? सिक्योरिटी सर्विसेज में आरसीएम अप्लाई उस सिचुएशन में होगा जहाँ पे सिक्योरिटी देने वाला इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट. यहाँ पे आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे. नेक्स्ट, ड्यूरिंग जनवरी 2022 he received interstate supply of various spare parts wide 35 invoices with ITC of IGST amounting to 6,20,000 rupees. While filing GSTR 3B to claim ITC, only 30 invoices with IGST amounting to 5 lakh rupees were reflected in GSTR 2B, as some of the suppliers did not file GSTR 1 within the due date. Conditions for availing ITC were complied with subject to the information which is given above. अब आपको याद है इस बार का लेटेस्ट अमेंडमेंट था. ये लेटेस्ट अमेंडमेंट यही था, ये कहता है कि साहब अगर GSTR 2B के अंदर किसी इनवॉइस की रिफ्लेक्शन नहीं है तो उस इनवॉइस से रिलेटेड जितना भी ITC है वो ITC आप क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो अब जितना रिफ्लेक्टेड होगा आप सिर्फ उसी का ITC क्लेम करेंगे. इसका मतलब ये हो गया दैट आउट ऑफ 6,20,000 रुपये आप जो ITC क्लेम करेंगे वो सिर्फ 5 लाख रुपए का आप ITC क्लेम करेंगे, बाकी आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे. बाकी का आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे. फिर एग्जामिनर कहता है सुमेश provided intrastate supply services on 14th of February to a customer. The said customer insisted for an invoice from Sumesh to make the payment. Since Sumesh went abroad for 3 weeks, he could not issue the invoice immediately. Based on the above scenario, choose the most appropriate answer to the following question. Now, this is really strange. अगर आप ऑब्जर्व करें बहुत अच्छे से तो एग्जामिनर ने कोई एक चैप्टर यहाँ पे कवर नहीं करा. एग्जामिनर ने क्या क्या कवर कर दिया? एग्जामिनर ने एग्जेम्पशंस का चैप्टर कवर किया, सप्लाई का चैप्टर कवर किया, उसके साथ साथ में एग्जेम्पशन और सप्लाई के साथ साथ में आरसीएम के प्रोविजंस एग्जामिनर ने कवर करे. और एग्जामिनर हर बार ऐसा करता है और मैंने आपको जो केस स्टडीज अदरवाइज करवाए थे वहां पे भी ऐसा हो रहा था कि केस स्टडीज के अंदर एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फोकस आरसीएम के ऊपर आ रहा था. एंड देन इसके साथ साथ में एग्जामिनर ने इनवॉइस या आईटीसी का टॉपिक कवर कर लिया. आप आईटीसी बोले, इनवॉइस तो ना बोले. और एक और पॉइंट जो है वहां पे उसने लास्ट वाले पॉइंट के अंदर इनवॉइस को भी कवर कर लिया. तो एग्जामिनर 5-6 चैप्टर्स को मिला के आपको एक केस स्टडी दे रहा है.
एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आई एम सो सरप्राइज, सो शेल शॉक्ड व्हेन आई लिसन, व्हेन आई हेयर फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हेन दे आस्क, सर ये बताओ इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कौन सा करके जाऊँ पास हो जाऊँ, कौन सा छोड़ दूँ। आपके सामने केस स्टडी बताओ कौन सा छोड़ोगे। एज अ फैकल्टी मैं क्या बोलूँ आप छोड़ दो, और एज अ स्टूडेंट आप क्या छोड़ोगे। तो जो भी स्टूडेंट ये बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, या कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर फॉर दैट मैटर ये कहता है कि चलो जी ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं ये करके चले जाओ, तो आप सोचिए कि ऐसे केस स्टडीज अगर आ जाए तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, बाकी छोड़ भी दूंगा, फर्क नहीं पड़ता, नहीं होने वाला। और आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो यूट्यूबर्स हैं जो ये इस तरह की बातें करते हैं कि साहब आप ये वाले 5 टॉपिक कर जाओ, बाकी के छोड़ जाओ, इसमें से आपको पेपर आएगा पास हो जाओगे, उनकी बातें भी छोड़ दीजिए। उनको ये बातें करने से पैसे मिलते हैं, उनको ये बातें करने से व्यूज़ मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, आपका नुकसान होता है, उनका कुछ जाएगा नहीं, उनको तो मिल रहा है, उनका तो मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप उनकी बातें सुन रहे हो, और उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, आपका करियर का नुकसान है। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति हर लिहाज से बेनिफिशियल पोजीशन में है और आप हर लिहाज से लूजिंग पोजीशन में है जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको इस तरह के वीडियोस देखने चाहिए, बिल्कुल देखिए, ज़रूर देखिए। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किया, और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जामिनर की इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हमसे क्या मांग रहा है। एग्जामिनर कहता है अमाउंट ऑफ आईटीसी विच इज एलिजिबल टू बी क्लेम्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 21 इज, वो आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 21 में कितना आईटीसी क्लेम करेगा। जनवरी 22 के बारे में पूछ रहा है, तो एक बार जनवरी 22 वाला पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हैं। ये है जनवरी 22 वाला पैराग्राफ, इसको दोबारा पढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है कि जनवरी 22 में देयर वाज एन इंटरसेट सप्लाई ऑफ वेरियस स्पेयर पार्ट्स फॉर 35 इनवॉइसेस, जिसके ऊपर टोटल इनवॉइस जो आईजीएसटी था वो 620 का था। 3B जब वो फाइल कर रहा था अपनी, तो उसको दिखाई दिया कि 35 में से 30 इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड हुए हैं, जिनके ऊपर जीएसटी का अमाउंट है 5 लाख रुपए का, और बाकी के जो इनवॉइसेस हैं वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं या ड्यू डेट तक अपलोड नहीं हुए हैं। बाकी की सारी कंडीशन आईटीसी लेने के लिए पूरी हो चुकी है, एग्जामिनर आपको ये बात बोल रहा है। तो नाउ आउट ऑफ दिस 620 हाउ मच आईटीसी कैन बी टेकन? Out of this 620, the ITC of 5 lakh rupees can be taken. The answer is A, 5 lakh rupees का आपको मिल जाएगा ITC। Now एग्जाम के अंदर आपने सिर्फ आंसर मार्क करके आना है, A है, B है, C है या D है। लेकिन मैं जब अपनी बुक आपको दूंगा, मेरी बुक के अंदर ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसके अंदर मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं दे रहा, आंसर के साथ में मैं आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। कहने का मतलब कि आप एज अ स्टूडेंट आंसर ए तक कैसे पहुंचेंगे, आप बी सी डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे और ए तक कैसे पहुंचेंगे, उसका जो रास्ता है, उसका जो सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको दे रहा हूं। और हमारा सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि जो सेक्शन था, जो सेक्शन था, कौन सा सेक्शन था हमारे पास? जो हमारे पास सेक्शन था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, उसके साथ में रूल नंबर 36(4) हम लोग अगर कंबाइंड रीडिंग करें तो कंबाइंड रीडिंग करके हमें ये पता चलता है कि जितने इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं उन इनवॉइसेस से रिलेटेड जो आईटीसी है उसका बेनिफिट मिलेगा, और जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए उनका आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस रीजन से 6,20,000, इस रीजन से 6,20,000 जो है वो 6,20,000 में से हमें जो आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? वो हमें आईटीसी का बेनिफिट जो मिल रहा है वो सिर्फ 5 लाख का मिल रहा है, और बाकी का हमें आईटीसी का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं यहाँ से, लेट अस मूव अहेड। देखिए एग्जामिनर इसके बाद क्या कहता है। फिर एग्जामिनर कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हिच आर गिवन ऑन 14th of February 2022,
सुमेश शुड नॉट इशू द इनवॉइस। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या चालाकी करी है। एज ए स्टूडेंट हम लोग हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहते हैं कि किस समय ये काम होना चाहिए, किस समय इनवॉइस इशू होना चाहिए, किस समय कितने टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए। सेक्शन 31 हम लोग पढ़ते रहते हैं। एग्जामिनर ने उसका उल्टा करके पूछ लिया। एग्जामिनर कहता है ना मेरे को ये मत बताओ कि कब होना चाहिए, ये बताओ कब नहीं होना चाहिए। नॉट वर्ड के ऊपर रेफरेंस डाल दिया सारा। ये इनवॉइस कब इशू नहीं करना है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, कौन सी तारीख पे इनवॉइस इशू नहीं करना है ये बताओ। तो अब आप अगर आप देखें फरवरी 22 तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ है। फरवरी 22 का तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ है। फरवरी 22 में वो कहता है कि सर्विसेज दी हैं 14 फरवरी को। तो अगर 14 फरवरी को सर्विसेज दे रहे हैं, वैलेंटाइंस डे वाले दिन सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज से रिलेटेड इनवॉइस इशू कब होगा। हम सबको पता है कि जो सर्विसेज के केस में इनवॉइस आप सर्विसेज से पहले भी दे सकते हैं और सर्विसेज के बाद भी आप इनवॉइस दे सकते हैं, लेकिन सर्विसेज के बाद जब देंगे तो कितने पीरियड के अंदर अंदर देंगे। यू नीड टू गिव दैट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर बैंकिंग कंपनी होती, इंश्योरेंस कंपनी होती, तो टाइम पीरियड वुड हैव बीन 45 डेज। नाउ दिस इज द केस वेयर द टाइम पीरियड विल बी 30 डेज, नॉट 45 डेज। तो 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है, ये बात भी हमें समझ आती है। तो अब अगर हम लोग 30 डेज की बात देखें तो 30 डेज कहां से कहां पे रहेगा। मैंने आपको सोल्यूशन दिया, आंसर दिया। सेक्शन नंबर 31 में रेफरेंस है, सुमेश को इनवॉइस इशू करना होगा विद इन 30 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो आपने क्या करना है, 14th को उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो रही हैं, तो 14th के बाद उसके पास कितने दिन बचते हैं आप वो चेक कर लीजिए। अब फरवरी के महीने में उसके पास बचते हैं 14 डेज, हमें चाहिए टोटल 30। तो इसका मतलब मार्च में हमारे पास कितने डेज बच गए, 16। तो 14 डेज ऑफ फरवरी एंड मार्च के 16 टोटल हो गए 30। दैट मीन्स 16th मार्च इज द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। इसके बाद इनवॉइस इशू नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ पे 16 मार्च से पहले पहले या 16 मार्च को तो आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। तो क्या वो इनवॉइस 14 जनवरी को इशू कर सकता है, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो 14 फरवरी को कर सकता है, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो 15 मार्च को कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। 16 मार्च तक करना है, कभी भी कर दे। तो क्या वो 17 मार्च को कर सकता है, आंसर इज नो। 17th मार्च इज आफ्टर 16th ऑफ मार्च। इस वजह से 17th मार्च को नहीं होना चाहिए इनवॉइस इशू। 17 से पहले 16 तक आप जब करना चाहे तब कर दें, लेकिन उसके बाद नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमारा आंसर इसमें आता है डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन था। मैंने सोल्यूशन भी आपको उसका बना के दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर अवेल्ड बाय सुमेश। अवेल्ड का मतलब जो सर्विसेज वो ले रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2021। आज नवंबर 21 की बात हो रही है। नवंबर 21 की बात हो रही है तो नवंबर 21 का पैराग्राफ एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कहाँ पे है भाई नवंबर 21, ये रहा, ये वाला पैराग्राफ नवंबर 21 का है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसे। देखो क्या कहता है। कहता है कि साहब टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं अपने फ्रेंड पीटर पार्कर से। जो पीटर पार्कर है, दोस्त है, उसने कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा। और हम सबको ये बात समझ आती है कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन तो इन दैट केस जीएसटी हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। तो पीटर पार्कर का जो 1 लाख रुपए वाला अमाउंट है या 1 लाख रुपए वाली जो सर्विसेज है, दैट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई। लेकिन उसके बाद फिर वो कहता है कि 3 लाख रुपए हमने दिए थे और डेविड को दिए थे 3 लाख रुपए, और डेविड ने 3 लाख रुपए लेके हमें सर्विसेज दी हैं। तो जहाँ पे भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जहाँ पे भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वहाँ पे सप्लाई मानेंगे और जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3 लाख रुपीस का।
हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3 लाख रुपीज़ का, आंसर सी होगा। हम सी तक कैसे पहुंचे उसका रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे दिया कि जब हम लोग सेक्शन 7 के बाद शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते हैं, तो शेड्यूल नंबर 1 में इंपोर्ट और सर्विसेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप कंसिडरेशन जहाँ पे इन्वॉल्व है, तो चाहे वो आप बिजनेस के लिए इंपोर्ट करें या ना करें, प्रोफेशन के लिए इंपोर्ट करें या ना करें, वो सप्लाई माना जाएगा। कंसिडरेशन 3 लाख रुपए का है, इस वजह से उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे और वो 3 लाख रुपए वैल्यू द सप्लाई बनेगा। जो पीटर पार्कर से हमने सर्विसेज ली है फ्री ऑफ कंसिडरेशन, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सर्विसेज का पार्ट नहीं होगा। तो पीटर पार्कर का 1 लाख रुपए इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू एंड द अदर 3 लाख रुपीज फ्रॉम डेविड इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। देन इसके बाद हमारे पास आया वैल्यू ऑफ सप्लाई लायबल अंडर आरसीएम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में आरसीएम कहाँ कहाँ पे लगेगा? दिसंबर के महीने में आरसीएम कहाँ कहाँ पे लगेगा? ये रहा दिसंबर वाला कंसेप्ट। दिसंबर वाले कंसेप्ट में पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉयर। लॉयर वाले केस में आरसीएम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? शेखर कहते हैं ये गलत हो गया। कोई बात नहीं शेखर, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ शेखर। इस पेपर में आप देख रहे हैं जब रिजल्ट आएगा, मैनी स्टूडेंट्स विल बी स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 60। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर 50 और 60 के बीच में आएंगे और स्टूडेंट्स हैरान रहेंगे, अरे मेरा पेपर तो अच्छा हुआ नहीं था, जब पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर मेरे इतने नंबर कैसे आ गए? ऐसा ही होने वाला है क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं ग्रेस मार्किंग। ग्रेस मार्किंग क्यों मिलने वाली है, उसके वजह कारण क्या है? ग्रेस मार्किंग इस वजह से मिलने वाली है, उसकी वजह कारण ये है कि इस क्वेश्चन पेपर में गलतियां हैं, एमसीक्यूज में गलतियां हैं, जो क्वेश्चन पेपर था उसी के अंदर गलतियां हैं। और जब कभी भी गलतियां होती है किसी क्वेश्चन में, तो चाहे आपका आंसर आपने किया हो या ना किया हो, आंसर ठीक हो गलत हो, आपको ग्रेस मार्किंग दी जाती है बाय द इंस्टीट्यूट। तो ग्रेस मार्किंग की वजह से आप देखिएगा एवरीबडी वुड बी स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 60। जिसने थोड़ा अच्छा किया होगा पेपर, उसके 60 प्लस आएंगे। एग्जाम्पशंस आएंगे इस पेपर में बहुत सारी। आप मेरी बात ये याद रखना, आज 25 नवंबर को ये बात बोल रहा हूँ, आपका रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा, जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ग्रेस मार्किंग में सब पास होंगे। और मेरे को फोन करके बताना कि हाँ जसप्रीत सर आपने 2 महीने पहले ये बात बोली थी। चलो अब आरसीएम की केस में आ जाओ। तो लॉयर वाले केस में आरसीएम नहीं लगने वाला। लॉयर वाले केस में आरसीएम नहीं लगने वाला क्योंकि लॉयर वाले केस में आरसीएम लगता है जब पिछले साल का टर्नओवर एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा हो। वैसा तो है नहीं। जो लोकल अथॉरिटी को आपने रेंट पे करा है उस पर आरसीएम आएगा, और जो ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है वहां पे भी आरसीएम नहीं होगा। ऐसा क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर कोई इंडिविजुअल दे रहा है तब आरसीएम लगता है, अगर इंडिविजुअल नहीं दे रहा तो आरसीएम की बातें भी अप्लाई नहीं होती हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू सप्लाई अंडर आरसीएम बेसिस पे देखें तो उसका आंसर होगा ए 6000 पे, और उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी दिया है। लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसके ऊपर वो एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि पिछले साल का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है। दूसरा, जो लोकल अथॉरिटी को आपने रेंट पे करा है, जो लोकल अथॉरिटी को रेंट पे करा है उसके ऊपर आपको आरसीएम के हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। और जो ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज है वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तब आता है जब बॉडी कॉर्पोरेट इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट है, यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस वजह से 6000 रुपये का आरसीएम की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ नेहा भुटानी ने कहा काश ऐसा हो जाए। नेहा, वादे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, पक्का होगा, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे MKC क्रिएशंस, मेरे ख्याल से ये मोहित हैं जो इनका नाम है, ये कह रहे हैं फिर तो अब की बार रिजल्ट अप जाएगा। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, रिजल्ट अब जाना ही चाहिए, ऐसा होगा। और आगे चलते हैं यहाँ से।
तो पहला आपने यहाँ पे देखा केस स्टडी, आपने देखा किस तरह का केस स्टडी इन्होंने दिया, और सब कुछ आपने करके जाना है भाई, कोई चैप्टर आपने नहीं छोड़ना, किसी चैप्टर को आपने हल्के में नहीं करना, हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर हम लोगों ने किया था, उस बेसिक इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जीएसटी पूछा गया था 1 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का। एग्जामिनर कहता है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to constitute a joint forum of center and the state which is called as GST council। तो जीएसटी काउंसिल बनाने की पावर प्रेसिडेंट के पास आई, और ये प्रेसिडेंट के पास पावर कहाँ से आई? ये जो नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया 279A, वहाँ से पावर प्रेसिडेंट के पास आई। प्रेसिडेंट ने 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल बनाना था, लेकिन वो भाई साहब हमारे जो थे मैं देखो कैसे, प्रणब मुखर्जी साहब, तो प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बहुत जल्दी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट बहुत जल्दी उन्होंने काउंसिल बना दिया था। विद इन फ्यू डेज काउंसिल बना दिया था, इवन दो ही हैड अ टाइम ऑफ गुड 60 डेज। तो आंसर हमारा डी होगा, यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा। और आर्टिकल 279A की हम लोगों ने बात करी कि 60 डेज के अंदर अंदर बनाना था फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, और वो जो काउंसिल बनेगा उसका नाम था जीएसटी काउंसिल। तो 60 डेज नहीं लिए उन्होंने, हालांकि मैक्सिमम 60 डेज का टाइम पीरियड था, लेकिन 6 या 7 दिन के अंदर ही उन्होंने जीएसटी काउंसिल क्रिएट कर दिया था। एमकेसी क्रिएशंस कहते हैं 7 दिन के अंदर बना दिया। देन एग्जेम्पशंस का चैप्टर था। एग्जेम्पशंस के चैप्टर में से एग्जामिनर ने 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा। तो एग्जेम्पशन के चैप्टर में से क्वेश्चन क्या था, और जरा इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है डॉक्टर भानुमति प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज इन हर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल which is also having inpatient and own canteen facilities। तो भानुमति नाम की एक डॉक्टर है, अपने नर्सिंग होम ऑपरेट करती है, और नर्सिंग होम के अंदर वो इन पेशेंट जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट भी होता है, और जो कैंटीन फैसिलिटीज है वो भी हैं। शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 की ये इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? रिसिट फ्रॉम इन पेशेंट फॉर यूज ऑफ कैंटीन फैसिलिटी 33,000 रुपये। अब मेरे बेटा इन फैसिलिटी, इन पेशेंट का मतलब आपको पता है कि ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में एडमिट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन पेशेंट, और उनको जो भी कैंटीन की सर्विसेज दी जा रही होंगी, खाना पीना दिया जा रहा होगा, दैट इज द केस ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई, where the principal supply is the supply of the services of hospital, healthcare services। और आपको ये बात पता है कि जो healthcare services है वो exempt आता है। Healthcare services are not taxable। Now because healthcare services are not taxable, they are exempt, और composite है, तो principal supplies है healthcare services। composite supply की केस में जो इन पेशेंट्स को आप दे रहे हैं कैंटीन फैसिलिटी, वो भी exempt रहेगा, उसके ऊपर भी कोई GST चार्ज नहीं होगा। तो दिस विल बी एग्जेप्ट। फिर रिसिट फ्रॉम आउट पेशेंट्स फॉर यूज ऑफ कैंटीन फैसिलिटी। आउट पेशेंट्स का मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है, उनको हमने कैंटीन फैसिलिटी दी है, तो ये तो टैक्सेबल है, इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। इट इज जस्ट लाइक रेस्टोरेंट सर्विसेज, एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पे 5% के हिसाब से जीएसटी लगने वाला है। फिर वो कहता है रिसिट फ्रॉम पेशेंट्स टुवर्ड्स विजिटिंग डॉक्टर चार्जेस, आउट ऑफ विच 15,000 रुपीज वॉज पेड टू विजिटिंग डॉक्टर्स। तो डॉक्टर से लिया, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट्स से लिया 20,000 रुपये, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट्स से लिया 20,000 रुपये, हॉस्पिटल वालों ने अपने 5,000 रुपये अपने पास रखे, और उसके बाद बाकी के जो 15,000 रुपये है वो डॉक्टर्स को ट्रांसफर कर दिए। तो जब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स की फीस चार्ज करेंगे, इवन दैट इज रिगार्डेड एज हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट टैक्सेबल, दे आर एग्जेप्ट। इसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये एग्जेप्ट रहेगा।
तो जो हमारे पास जीएसटी चार्ज होगा वो होगा 16,000 और जो जीएसटी एग्जेप्ट रहेगा वो भी कितना है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड बाय भानुमति इन द मंथ ऑफ दिसंबर वाज 16,000 पे। बी इज द आंसर और इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। एंट्री नंबर 74, एंट्री नंबर 74 के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट और बाकी का वो टैक्सेबल। ठीक हो गया? मेरे ख्याल से इसमें चैलेंज आपको नहीं होना चाहिए। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था जो कि रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में से था। 1 नंबर का क्वेश्चन था, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में से था। एग्जामिनर कहता है, पूछता है, इनफैक्ट एग्जामिनर पूछता है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कम से कम इतने दिन पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो कितने दिन पहले? तो भाई कम से कम 5 दिन पहले। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 के अंदर लिखी गई है। तो जो भी सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या जो भी एनआरटीपी है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दोनों को अपना रजिस्ट्रेशन कम से कम 5 दिन पहले अप्लाई करना होगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक, तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी किसी तरह की दिक्कत आई होगी। तो जीएसटी वाज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू द इनकम टैक्स के जो एमसीक्यूज पूछे गए थे। इनकम टैक्स के जो एमसीक्यूज थे, अच्छा एक और चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा, स्नेहा, शेखर, एमकेसी क्रिएशन, नीरज और बाकी के जो स्टूडेंट्स इस समय क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मेरे को जो पता चले हैं एमसीक्यूज वो ये वाले हैं। इनके अलावा अगर कोई और एमसीक्यूज हो, इनके अलावा अगर कोई और एमसीक्यू हो जो आपको याद हो, जो मैंने कवर ना करे हो, वो मेरे को ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप करके। मैं उनको भी अपने इस असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। अदरवाइज ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। मेरे को भी आप लोगों ने ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये वाला एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन पेपर था वो दिया था, भेजा था। मैं उसी को उसके ऊपर रिलाय करके मैंने ये पूरा का पूरा सोल्यूशन बनाया है। नेक्स्ट आइए, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पूरा 10 नंबर का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैं बड़ा हैरान हूं क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन तो 14 नंबर का रेगुलर पेपर में भी पूछा, तो 14 नंबर आप वहां पे भी पूछ रहे हो, 10 नंबर आप यहाँ पे भी पूछ रहे हो, तो 24 नंबर तो आपने एक ही टॉपिक से पूछ लिया, दैट इज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। 100 नंबर का तो पूरा पेपर है, 100 में से अपने 24 नंबर 24% तो आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअली कवर कर दिया। आओ जरा इसको पढ़ते हैं। पार्थ देव शर्मा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। मूविंग ऑन, ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल। मिस्टर तिलक, एज 50 years, is residing at Chennai and is owner of 5 houses. चेन्नई में रहता है, 5 मकान है। 2 houses A and B are owned by him at Bengaluru. बैंगलोर में 2 मकान हैं। डाटा ऑफ दीज हाउसेस इज एज फॉलोज। इन 2 मकानों का डाटा आपको दिया हुआ है। एनुअल वैल्यू of municipal fair rent, standard rent of 2 houses A and B at Bengaluru were 75,000, 1,08,000, 1,20,000 respectively for house A, 3 lakh, 350 and 4 lakh rupees for house B. तो आपको हाउस A और हाउस B का कुछ डाटा यहाँ पे एग्जामिनर ने दिया है। ठीक होगी बात, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि जो हाउस ए है उसको लेट आउट किया गया था रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, जहाँ से रेंट आ रहा है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं 30 जून को 3,500 रुपीज़ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड 1,500 रुपीज़ फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। म्युनिसिपल टैक्सेस में आपको याद होना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्सेस में मैंने आपको बताया था कि म्युनिसिपल टैक्सेस जितने आप पे करेंगे उतना आपको यहाँ पे
पीएल अकाउंटिंग के अंदर उसका ये सॉरी जीएबी में से आप उसको लेस कर सकते हैं पेड बेसिस के हिसाब से। तो चाहे आप पे पिछले साल का करें या इस साल का करें। एक चीज़ और मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि म्युनिसिपल टैक्सेस अगर अगले साल के पे हो रहे हैं एडवांस में तो उससे लेस का अलाउ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कारण ये है कि हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है कि चार्ज्ड एंड पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज्ड एंड पेड। तो अगले साल के टैक्सेस तो अभी तक चार्ज ही नहीं हुए। आपने पे कर दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन चार्ज तो हुए नहीं। तो आपको एडवांस का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन बाकी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्नेहा कुमारी कहते हैं लेस होगा। बिल्कुल होगा जी, लेस होगा। वो मैंने आपको बताई है पूरा 3500 प्लस 1500 जो है वो आप उसको लेस करेंगे। फिर एग्जामिनर कहता है 12,000 पे रिपेयर्स के लिए था, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डिडक्शन 30% का मिलता है। He borrowed 10 lakh rupees towards the purchase of this house during the year 21-22। करंट ईयर के अंदर उसने 10 लाख पे लिया है, जिसकी वजह से 68,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है और 52,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल है। तो ये जो इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन मिलेगा 24B में, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है इस प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा 80C में। तो हाउस ए की डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे सारी की सारी डिस्कस करी है। हाउस बी की डिटेल भी जरा डिस्कस कीजिए एक बार। हाउस बी क्या कहता है? हाउस बी वॉज लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ 50,000 रुपीज विच वॉज क्रेडिटेड to his account promptly on 5th of the succeeding month by the tenant after deducting TDS. तो TDS काटा और TDS काटने के बाद बाकी का पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़े तो जो सबसे पहला ख्याल मन में जाता है TDS से रिलेटेड वो है सेक्शन 194I रेंट। तो 194I है। हालांकि कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर हमने तो यहाँ पे TDS के प्रोविजन नहीं लगाए क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि जो रेंट दे रहा है वो कौन है। रेंट देने वाला कोई इंडिविजुअल या HUF है या कोई और व्यक्ति है, हमें पता ही नहीं। और रेंट देने वाला अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है और पिछले साल का टर्नओवर अगर उस इंडिविजुअल का जो है वो 100 लाख से कम हो, बिजनेस के केस में 50 लाख से कम हो, प्रोफेशन के केस में तो TDS काटना ही नहीं होता। तो आप इस तरह के असम्पशंस ले, ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है कि TDS तो काटा गया है। अब जब एग्जामिनर खुद ही बोल रहा है कि TDS काटा गया है तो आप अननेसेसरी इधर उधर के असम्पशन क्यों लेते हैं कि साहब TDS किसने काटा नहीं काटा, उसका प्रोफेशन का बिजनेस का टर्नओवर क्या था क्या नहीं था। ये अननेसेसरी असम्पशंस लेने की कोई बात ही नहीं है। तो TDS काटा और TDS 194I में काटा होगा, ये आप जरूर अज्यूम कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में काटा होगा। फिर उसके बाद वो कहता है द टेनेंट हैज एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू परचेज दिस हाउस फ्रॉम तिलक टू विच ही हैज एग्रीड टू सेल फॉर द कंसोलिडेटेड प्राइस ऑफ 175 लाख रुपीस। तो जो किराएदार है उसने कहा कि साहब ये प्रॉपर्टी आप बेच दो, और जो तिलक ओनर है वो इस प्रॉपर्टी को बेचने को तैयार हो जाता है फॉर द अमाउंट ऑफ 175 लाख रुपीस, 1,75 लाख रुपए। द ट्रांजेक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन December 2022। दिसंबर 22 में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। एंड तिलक रिसीव द फुल कंसिडरेशन आफ्टर द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे। द हाउस वाज परचेज्ड बाय हिम ड्यूरिंग June 2008 फॉर 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे पोजीशन ये है कि वो ये कह रहा है कि किराएदार ने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, और जब उसने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा देने के टाइम पे उसने TDS भी काटा है, और TDS जब काटा है और वो सारी बातें, और फिर वो कहता है कि
जो तिलक है, तिलक ने ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी जून 2008 के अंदर 15 लाख रुपए की। तो पूरी सिचुएशन से ये समझ आ रहा है कि भाई टीडीएस भी है, कैपिटल गेन्स भी है और रेंट भी है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में चल रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में चल रही है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउस सी। अब अगर आपको याद हो आपका क्वेश्चन पेपर, तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ना ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी सुलझे तरीके से नहीं दी हुई थी, बहुत ही उड़धेल बुंड से, बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से डाटा गिवन था। हाउस वन का डाटा एक जगह पे दिया हुआ है, हाउस सी का डाटा दूसरी जगह पे दिया हुआ है, फिर हाउस सी का डाटा आधा एक जगह पे दिया हुआ है, आधा कहीं और दिया हुआ है। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल था सारी डाटा को कंपाइल करना। मैंने डाटास को थोड़ा सा चेंज करा है, मैंने डाटास को थोड़ा सा कंपाइल करा है और मैंने डाटास को थोड़ा सा अरेंज करा है। अब हाउस सी का डाटा इस पॉइंट पे गिवन नहीं था क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो तो कहीं और गिवन था। मैंने उठा के उसको हाउस बी के नीचे लिखा, एग्जाम के अंदर हाउस बी के नीचे नहीं था। आओ जरा देखिए इसको क्या है। हाउस सी at London, which was purchased in March 2014 during the stay at London for employment's sake. तो लंदन में रहता था एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए, वहाँ पे इसने एक मकान परचेस करा है। एग्जामिनर कहता है he stayed in London for 8 years and then returned permanently to Chennai during the year 2017-18. तो वो पहले चेन्नई में रहता था, वापस आ गया है इंडिया में, परमानेंटली वापस आ गया 17-18 में फॉर सेटिंग अप हिज ओन बिजनेस। 3 lakh rupees was received as an annual rent from the property at London. He incurred 25,000 rupees towards municipal taxes at London. ये बात हमें अच्छे से पता है कि अगर आप municipal taxes पे कर रहे हैं to a property which is located outside India, तो फिर आप उसकी municipal taxes को लेस करते हैं। एक और बात का भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये इंडिया का रेसिडेंट है तो जो भी रेंटल इनकम ये इंडिया के बाहर से कमा रहा होगा वो भी रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ग्लोबल इनकम्स आर टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट्स हुज ROR। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये ROR ही होगा क्योंकि इंडिया में रहता है 2017-18 से, तो पिछले 4 साल से इंडिया में रह रहा है, तो डेफिनेटली ROR के स्टेटस में आ चुका होगा। फिर एग्जामिनर कहता है कि मिस्टर तिलक लिव्स इन चेन्नई वेयर ही ओन्स 2 हाउसेस D and E। अब आप देखो डाटा कितना ज़्यादा चल रहा है। पहले A और B 2 हाउसेस थे जो कि लेट आउट थे, फिर हाउस C आया जो कि इंडिया से बाहर था, और फिर चेन्नई के अंदर 2 मकान है D और E। दोनों मकानों का डाटा आपको दे रहा है। एग्जामिनर कहता है ही लिव्स इन हाउस D। अगर हाउस D में वो रहता है तो इसका मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। एंड हाउस E वॉज अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर 21-22। तो पूरे साल वो प्रॉपर्टी उसकी अनऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स ना तो वो खुद रहता है ना कोई किराएदार उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। शेखर ने कहा सर फर्स्ट लाइन में रेसिडेंट भी मेंशन्ड है, आपने कहा फर्स्ट लाइन में रेसिडेंट मेंशन्ड है। चलो हो सकता है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ से। आपको वो D और E दोनों मकानों का डाटा दे रहा है, साथ साथ में म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं इसके बारे में भी बता रहा है। अब अगर क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है तो GAV 0 होगा, और क्योंकि GAV यहाँ पे 0 होगा इस वजह से आप अगर इंटरेस्ट का डाटा गिवन हो तो 30,000 रुपीज से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप अलाउ नहीं करेंगे, या 2 लाख रुपीज की लिमिट एज अ केस में भी। म्युनिसिपल टैक्सेस तो वैसे भी लेस नहीं होगा। फिर वो कहता है आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ हाउस बी, जो हाउस बी उसने बेचा था किराएदार को, उसमें से जो पैसा मिला 175 लाख रुपीज उसको मिला, उसकी बारे में बात कर रहा है, और जो कैपिटल गेन्स कमाए उसके बारे में बात कर रहा है। कहता है आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ हाउस बी रिसीव्ड बाय हिम ही इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज in NHAI bonds on 1st of June 2022, and 10 lakh rupees are invested in RCI bonds on 20th July 2022. He filed ITR for the current year, which is on 31st of July, which is the due date for filing of ITR.
अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आईटीआर की डेट से पहले उसने ये पैसा डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने आईटीआर की ड्यू डेट थोड़ी ना चेक करनी है, हमने तो चेक करना होता है, हमें तो चेक करना होता है क्या, हमें तो चेक करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स की जो कंडीशन है वो हमने चेक करनी है, तो 6 मंथ जरा देखें। यहाँ पे एग्जामिनर ने बताया कि उसने हाउस बी को बेचा कब था, उसने हाउस बी को बेचा था दिसंबर 2022 में। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने गलती कर दी, यहाँ पे एग्जामिनर लिख रहा है दिसंबर 2022, ये दिसंबर 22 थोड़ी ना होगा। दिसंबर 22 का मतलब हो गया कि वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बेच रहा है, जबकि हमारा पूरा जो क्वेश्चन था वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का थोड़ी ना था, हमारा तो जो क्वेश्चन था वो 21-22 का था। तो यहाँ पे डेट लिखने में एग्जामिनर ने गलती कर दी। यहाँ पे डेट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डेट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021, जबकि एग्जामिनर ने क्या लिखा है, यहाँ पे एग्जामिनर ने लिखा है दिसंबर 2022। आप अपने क्वेश्चन पेपर में चेक करना अगर आपके पास हो तो। शेखर ने कहा डेट में गड़बड़ है, बिल्कुल है मेरे बेटा, डेट में गड़बड़ है, और मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ हो जाए तो ग्रेस मार्क मिलेगा, पक्का मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी, क्वेश्चन में गड़बड़ है। और एक गड़बड़ और दिखाऊंगा शेखर भी आपको मैं। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि एग्जामिनर ने 22 गलती से लिख दिया है, यहाँ पे 21 होना चाहिए, तो मैं कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन उसी हिसाब से यहाँ पे करूँगा। और दिसंबर 21 के बाद 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो फिर 1 जून को जो इन्वेस्टमेंट है उसका तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो 20 जुलाई का जो इन्वेस्टमेंट है, ये 20 जुलाई का इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ्स हो रहा है, इसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। यू विल नॉट बी गेटिंग एनी डिडक्शन फॉर दिस अमाउंट। जो 54 EC का एग्जामिशन वगैरह है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर एग्जामिनर कहता है ऑन 10th of January 2022 he purchased अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट इन चेन्नई। ये लाइन बड़ी जरूरी है, अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है तो फिर यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता। तो डिडक्शन तो आपको तब मिलेगा जब प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। और इसी वजह से आपको याद करो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी है हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज रनिंग ऑन, कंस्ट्रक्शन चालू है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो फिर आपको इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल रीपेमेंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है कि ये परचेज करा था 125 लाख रुपए का by obtaining a bank loan of 50 lakh रुपए and the balance out of the fund own sources. During the year he paid 1,15,000 रुपए towards interest and 65,000 rupees is repaid for the principal amount. The construction got completed in April 2022. April 22 का मतलब हो गया financial year 22-23। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इस वजह से हमें इसका डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा, इस वजह से इसका डिडक्शन हमें अगले साल मिलेगा। फिर एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द करंट ईयर 21-22 देयर आर द फॉलोइंग मोर डाटाज। बिजनेस प्रॉफिट 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का बिजनेस प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट है जो कि नेशनलाइज बैंक से मिल रहा है 75,000 रुपीज़ का। तो आपको याद कर रखना है कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर सेक्शन 80 TT का डिडक्शन मिल जाता है। एज 50 साल की है तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन ना होने की वजह से जो डिडक्शन मिलेगा वो 80 TTA के अंदर मिलेगा। एडवांस टैक्स पे करा है सितंबर 21 में 2,20,000 रुपये का। LIC प्रीमियम पे कर रहा है अपने लिए 75,000 का एंड 25,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे करा है अपने बेटे के लिए जो शादीशुदा बेटा है और अलग रहता है अपनी बीवी के साथ।
आपको याद होगा जब हम लोगों ने ये कंसेप्ट किया था 80C का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे 80C के कानून की भाषा में लिखा हुआ है एनी चाइल्ड, और चाइल्ड नहीं है, एनी चाइल्ड। एनी चाइल्ड में एनी जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। इस वजह से बच्चे चाहे मेजर हो या माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट हो, हर सिचुएशन में अगर आपने प्रीमियम का पैसा पे किया है तो हर सिचुएशन में आपको 80C का डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी मिलेगा, 80C का डिडक्शन आएगा पूरे 1 लाख रुपए का। फिर एग्जामिनर कहता है 35,000 पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड कवरिंग हिमसेल्फ, स्पाउस एंड पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में आपको पता है, हमें 80D में इसका डिडक्शन मिल जाता है। और पेरेंट्स के बारे में बात करें कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं होंगे, वेरी सीनियर सिटीजन होंगे। ऐसे क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि वो खुद ही 50 साल का है भाई, वो खुद ही 50 साल का है। अगर वो खुद ही 50 साल का, मैं मान के चलूँ कि उसके माता पिता 30 ईयर्स के होंगे जिस समय बर्थ हुआ था, तो माता पिता 80 से ज़्यादा के हो गए, वेरी सीनियर सिटीजन हो गए। पर चलो कोई बात नहीं, सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन बात एक ही है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एग्जामिनर कहता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल 2001-2 इज 100, 18-19 इज 137 एंड 21-22 इज 317। अब आप देखिए यहाँ पे 21-22 का वो इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रहा है। इससे भी मेरे को ये बात समझ आती है, कि यहाँ पे ये जो डेट दिसंबर 22 की दी गई है, ये डेट दिसंबर 22 की नहीं होनी चाहिए थी, ये डेट होनी चाहिए थे दिसंबर 2021, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की। तो इस डेट में गड़बड़ है भाई, डेट में गड़बड़ घोटाला है, डेट ठीक नहीं है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर कहता है कि अब सबसे पहले तो उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। तो ठीक है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। हाउस बी जो था, उस हाउस बी से रिलेटेड कैपिटल गेन होगा, क्योंकि हाउस बी को ही बेचा है। अब ये जो हाउस बी है, इस हाउस बी को पहले किराए पे रखा गया था, पहले इस प्रॉपर्टी को किराए पे रखा गया था 9 महीने के लिए, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को बेचा है। प्रॉपर्टी को जब बेचा तो कितने का बेचा? प्रॉपर्टी को जब बेचा तो 175 लाख रुपीज का बेचा। प्रॉपर्टी को जब बेचा तो प्रॉपर्टी को 175 लाख रुपीज का बेचा, सेल कंसिडरेशन में आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस का डाटा गिवन नहीं है, नेट सेल कंसिडरेशन 175 लाख रुपीज आ गया। उसके बाद आपने उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपने इंडेक्स किया। इंडेक्स करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट आ रहा है आपके पास 3470803। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हम लोगों ने कैलकुलेट करा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आपने सेक्शन 54EC का एग्जम्पशन देना है। जो भी इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स हो रही है, आप उसका एग्जम्पशन देंगे, और जो भी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 6 मंथ्स हो रही है, इवन दो ITR की ड्यू डेट से पहले हो रही है, आप उसका एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो हमें 54EC में NHAI बॉन्ड्स का एग्जम्पशन मिल जाएगा, जो कि विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हुआ है, उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। और बाकी RACA बॉन्ड्स का जो अमाउंट है, उसका आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी एग्जम्पशन उसका आपको नहीं मिलने वाला है। देन आप सेक्शन नंबर 54 पर जाएं। सेक्शन नंबर 54 है जहाँ पे आपने एक नए मकान के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। आपको ध्यान है, एक मकान बेच के आप नया मकान परचेज करते हैं, तो आपको नए मकान में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से एग्जम्पशन मिल जाता है। अब ये जो नया मकान में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसको इन्वेस्ट करने के लिए चाहे पैसा आपने अपना यूज़ करा हो या बैंक से लोन लेके यूज़ करा हो,
हार्डली मैटर्स। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया आपको उसका एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन नंबर 54 में। मकान बेच के नया मकान खरीदा, सेक्शन 44। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा 10,29,197, 10,29,197। खुदा का वास्ते से राउंड ऑफ मत कर देना अभी। अब आप देखिए कैपिटल गेन्स में आपको आंसर क्या गिवन है। कैपिटल गेन में आंसर गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है। 10,29,197 का आपको एग्जम्पशन यहाँ पे गिवन है, मतलब आंसर आपको गिवन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर तिलक अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A का मतलब क्या हुआ? चैप्टर 6A का मतलब आपको कई बार बताया था 80C से लेके 80U के जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस के बारे में बात हो रही है। नेहा भुटानी ने कहा एग्जाम के अंदर ऑप्शन था 1029197 की जगह 129। नहीं बेटा, यही ऑप्शन थे, मैंने चेंज नहीं करा है। आपके पास होगा ना नेहा क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास? अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं आपको ग्रुप के अंदर अभी भेज देता हूँ। होपफुली आप ग्रुप के अंदर अटैच हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको अभी भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। ये मैंने ग्रुप के अंदर भेजा। भेज रहा हूँ, एक मिनट दिए। नो सर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, नेहा ने कहा। बेटा मिलता तो नहीं है, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन इस बार लीक हो गया था ना पेपर। देखो मैंने ग्रुप के अंदर भेजा आपको, चेक करो। शेखर कह रहे हैं सर पेपर वापस ले लेते हैं। बेटा मेरे को याद है, मेरे को पता है पेपर वापस ले लेते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आपको ये भी मैं बता रहा हूं कि इस बार ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। अब आप देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर ग्रुप में भेजा है, उसके अंदर आप देखिए ऑप्शन यही थी, ऑप्शन यही है 4, 29,197, 9,29,197, 10,29,197 एंड 15,29,197। यही है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको भेज दिया ग्रुप के अंदर। ठीक है नेहा, तो क्वेश्चन पेपर ये लीक हो जाता है। चलो नेक्स्ट आइए। शेखर ने कहा जी सर आ गया, तो ठीक है जी। तो अब आप नेक्स्ट आ जाओ। तो 80C से 80U का डिडक्शन कितना, देखो मैंने आपको डिडक्शंस का भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करी है 52,000 रुपीज़ की। देन LIC का प्रीमियम पे करा है अपने लिए, फिर LIC का प्रीमियम पे करा है अपने मेजर सन के लिए। इन सब का मिला के आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज़। 80 TTA के अंदर 10,000 रुपये का डिडक्शन और आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें 80D के अंदर, क्योंकि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, तो वो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये का डिडक्शन आता है, लिमिट आती है। यहाँ पे पूरा 35,000 है, 35,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब आप सबको ऐड कर दो, 150 प्लस 10 इज 160, 160 प्लस 35 इज 195, 195 हो गया। तो ऊपर आंसर में 195 होगा, आंसर इज 195, डी इज द आंसर। और आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वही मैंने लिए हैं, मैंने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करा है, मैंने किसी भी तरह का कोई ऑप्शन चेंज नहीं करा है। शेखर, नेहा मैंने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करे हैं। अब आइए ये वाला ऑप्शन। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल बाय मिस्टर तिलक अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। अगर वो 115 BSc ऑप्ट नहीं कर रहा है
तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है, ये बता दीजिए। चलो ये अभी करते हैं। उसका अगला क्वेश्चन पहले देखिएगा। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द कंबाइंड GAV ऑफ द हाउसेस व्हिच आर ओन्ड बाय मिस्टर तिलक। तो 5 मकान है ना तिलक के, 5 मकानों का कंबाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जरा स्टार्ट करें। हाउस 1 जो बेंगलोर में है वो लेट आउट है, हाउस 2 जो बेंगलोर में है वो लेट आउट है, हाउस 3 जो लंदन में है वो भी लेट आउट है, हाउस 4 जो चेन्नई में है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हाउस 5 जो चेन्नई में है वो अनऑक्यूपाइड है, कहीं और रहता है इस वजह से वो अनऑक्यूपाइड है। तो 5 मकान, 5 मकानों का डाटा, 3 लेट आउट, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 अनऑक्यूपाइड। सबके बारे में म्युनिसिपल वैल्यू का डाटा, फेयर रेंट का डाटा, स्टैंडर्ड रेंट का डाटा, अगर आप सबका कंपैरिजन करेंगे आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। तो बेंगलोर का हाउस 1,08,000, हाउस 2 350, लंदन का कोई डाटा गिवन नहीं था, चेन्नई के फर्स्ट हाउस का कोई डाटा गिवन नहीं था, और या फिर आप ऐसे कह लीजिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड सो ऑन। और जो चेन्नई का दूसरा अनऑक्यूपाइड हाउस है उसका डाटा 120 का एक्सपेक्टेड रेंट का गिवन है आपको। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट 3 केसेस में एक्चुअल रेंट आएगा 120, 450 एंड 3 लाख रुपीज। जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका एक्चुअल रेंट होगा 0, जो अनऑक्यूपाइड है उसका एक्चुअल रेंट भी होगा 0। अब आप GAV कैलकुलेट कर लीजिए। जब आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होगा तो एक्चुअल रेंट विल बिकम GAV। ऐसे ही हाउस 1 में हुआ, ऐसे ही हाउस 2 में हुआ, ऐसे ही हाउस 3 में हुआ। तो तीनों मकानों में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो तीनों मकानों का GAV होगा 120, 450, 3 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 0, अनऑक्यूपाइड के केस में 0। एग्जामिनर ने कहा कि आप टोटल बताइए GAV का, तो टोटल कर दो सबको। GAV का टोटल आ जाएगा आपके पास 120, 450 एंड 3, 120, 450 एंड 3, तो ये आ जाता है 870। हमारे पास आंसर शुड बी 870। देखिए जरा आंसर 870 का दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल दिया हुआ है। फिर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो आपने GAV निकाला, अब आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी निकाल दीजिए इसकी। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर हम लोग निकाल दें तो GAV के बाद, GAV के बाद, GAV के बाद हम लोग क्या करेंगे, GAV के बाद अब हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेस करते हैं। 5,000 पे हुआ तो पूरा 5,000 पे लेस होगा। बाकी सिचुएशन में लंदन के केस में 25,000 रुपीज पे किया था लंदन में, वो लेस कर दिया। उसको लेस करने के बाद हमारे पास चारों मकानों का या 5 मकान का NAV आया। सेक्शन 24A में जो 30% का स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलता है वो आपने लेस कर दिया। इंटरेस्ट के बारे में डाटा सिर्फ हाउस 1 का गिवन है, बाकी हाउसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम का टोटल आ जाएगा ये वाला। आप इन सबको ऐड कर दो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। दिस इज 12,500 प्लस 3,15,000 प्लस 192,500, ये टोटल आ जाता है 5,20,000। तो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है वो आ जाता है 5,20,000। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे मुसीबत है कि आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। और जरा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमें कैलकुलेट करनी। बिजनेस इनकम गिवन है 12 लाख रुपए। कैपिटल गेन्स का डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट और सेविंग्स अकाउंट गिवन था, वो हम लोगों ने इसके अंदर जोड़ा। हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 28,24,197। ये आ गया हमारे पास आपका डाटा
ग्रॉस टोटल इनकम का। 80C से लेके 80U हम लोगों ने लेस किया, 80C से 80U हम लोगों ने लेस किया, और इसको लेस करने के बाद हमारे पास टोटल इनकम का अमाउंट भी आ गया। ये रहा टोटल इनकम का अमाउंट 26,292,000। मैंने इसे मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर दिया। टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें कैपिटल गेन्स के ऊपर सेक्शन 112 का टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से, तो मैंने 20% का टैक्स लगाया। बाकी जो अमाउंट बच रहा है उसके ऊपर स्लैब 1 का टैक्स लगेगा। 16 लाख रुपए का बाकी का पैसा बचा, उसके ऊपर स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स निकाल लिया हम लोगों ने। अब ये टैक्स का अमाउंट आप आराम से ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यूज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम थी, तो इस वजह से सरचार्ज का अमाउंट मैंने शो करा यहाँ पे 0। टैक्स प्लस सरचार्ज हमारे पास आ गया। जब हम दो प्रकार के टैक्सेस हैं, दोनों टैक्सेस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास जो टैक्स अमाउंट आता है वो आता है 498,340। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, तो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन आ गया 5,18,273 रुपये 60 पैसा। नाउ एग्जामिनर ने आपको ये कहा कि 115 BAC वो फॉलो नहीं करना चाहता, ठीक है कोई बात नहीं, मत करो भाई, लेकिन AMT के प्रोविजन तो कंपलसरी प्रोविजन है, AMT से तो बच नहीं पाएगा। 115 BAC ऑप्शनल है, लेकिन AMT के प्रोविजन तो कंपलसरी है। मैंने यहाँ पे AMT के प्रोविजन लगाए इस वजह से क्योंकि इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है। जब कभी भी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा हो तो आप AMT के प्रोविजन को इग्नोर नहीं करेंगे, आपने AMT के प्रोविजन लगाने हैं। मैंने ऐसा ही करा, मैंने पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला, फिर मैंने AMT निकाला। टोटल इनकम का अमाउंट गिवन क्या था, मतलब कैलकुलेट किया था मेहनत करके 26,29,200 रुपीज, 20 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर 35 AD गिवन नहीं था डिसअलाउ करने के लिए। 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB, सेक्शन 10AA का कोई डाटा ही गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो ऐड बैक कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब एडजस्टेड GTI जो होगा वो सेम रहेगा 26,29,200 रुपये का। इसके ऊपर आपने 18.5% का AMT लगाना है। आप AMT लगाओ इसके ऊपर 18.5 का, 4% का हेल्थ एजुकेशन से जोड़ के टोटल आता है 5,05,858 रुपये 8 पैसा। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ 5,05,858 रुपीज एंड 8 पैसा। ये हो गया मेरा AMT। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आता है 5,18,000, AMT के हिसाब से आता है 5,05,000। आप सबको याद है कि हम लोग दोनों में से हायर लेते हैं। जब दोनों में से हमने हायर लिया तो हायर कितना आ गया, हमारे पास हायर अमाउंट आ गया 5,18,730, मतलब राउंड ऑफ कर दिया मैंने दोनों को राउंड ऑफ किया है, तो राउंड ऑफ करके हमारे पास ये वाली फिगर आ गई। देन जो TDS थे वो लेस कर दीजिए यहाँ से। TDS कितना, 194I में TDS हुआ था, 9 महीने का रेंट था, तो 9 महीने के रेंट का 10% का TDS, और उसके बाद जो सेल कंसिडरेशन था उस सेल कंसिडरेशन का TDS 194IA में 175 लाख का 1%, तो ये दोनों TDS की फिगर्स आ गई। साथ में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपने 2,20,000 रुपये का एडवांस टैक्स पे किया है, वो भी लेस कर दीजिए। तो जो TDS है वो लेस कर दिया, जो एडवांस टैक्स पे किया वो लेस कर दिया, तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो आंसर आ रहा है, दैट इज 78,270। ये जो ऑप्शन है 78 to 70, ये कहीं पे गिवन ही नहीं है। सेल्फ असेसमेंट के अंदर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन 78,000 के आसपास की फिगर नहीं है।
एक भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ही मैं आप बड़ा परेशान हुआ था, मेरे को लगभग 3 दिन परेशानी रही, और 3 दिन तक आई वॉज नॉट श्योर कि क्या मैंने जो कैलकुलेशंस करी है वो ठीक है या नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सीन सूट का आंसर ठीक है, मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, और मैं 3 दिन तक बार बार कैलकुलेशन करता रहा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाता रहा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा, लेकिन कहीं से भी कोई बात नहीं समझ आ रही थी। लेकिन एक चीज समझ आई, एक चीज ये समझ आई, ध्यान से सुनेगा, एक चीज क्या समझ आई, एक चीज ये समझ आई कि एग्जामिनर ने एक डाटा दिया हुआ है आपको, जहां पे वो ये कहता है कि मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर कंस्ट्रक्शन मकान का मेरे ख्याल से ये वाला डाटा अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, और इस अंडर कंस्ट्रक्शन मकान का इंटरेस्ट है 1,15,000 रुपये, ये यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब अगर मैं 1,15,000 रुपये के इस डाटा को यूज करूं, हालांकि मेरे को यूज नहीं करना चाहिए, ये डाटा कहीं पे भी काम नहीं आएगा, मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर से गलती हो गई हो, एग्जामिनर ने इस 1,15,000 रुपये का सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंदर डिडक्शन अलाउ कर दिया हो, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, आओ जरा ध्यान से देखिएगा। 1,15,000 रुपये से हमारी इनकम और कम हो रहेगी। अगर हमारी इनकम 1,15,000 रुपये से कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। अब ये तो हाईएस्ट स्लैब में जा रहा है, 30% वाले स्लैब में जा रहा है, तो 1,15,000 का 30% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आता है 34,500, मतलब टैक्स 34,500 से कम होगा। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस भी तो लगता है, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस भी तो लगता है, तो दैट मीन्स 35,880 रुपये से 35,880 रुपये से हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वो कम हो जाता है, अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑफ 1,15,000 को कंसिडर कर ले तो। अब आप देखिए आंसर क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था 70, क्या था 70 व्हाट, मैंने अभी तो निकाला था, इट वाज आंसर वाज 78,270। तो आप अगर 78,270 में से 35,880 लेस कर दो, 78,270 में से अगर ये अमाउंट लेस कर दे तो हमारे पास आंसर आता है 42,390। एक ऑप्शन हमारे पास मैच करता है, ये वाला एक ऑप्शन हमारे पास मैच करता है। तो क्या हमारे एग्जामिनर ने ये गलती करी है, क्या एग्जामिनर ने 1,15,000 रुपये का इंटरेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस का जो है, क्या उसका बेनिफिट ले लिया है? अच्छा, एक और बात बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपसेट था, आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, तो मैंने एक क्या राधा 4-5 लोगों से इसके बारे में बात करी। तो एक व्यू ये आया कि साहब क्या पता 1,15,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से 80EEA का डिडक्शन दे दिया हो, 80EEA का डिडक्शन दे दिया हो। भाई वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 80EEA कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही मकान होना चाहिए डिडक्शन लेने के लिए, यहाँ तो उसके पास 5 मकान है, तो 80EEA का भी नहीं आ सकता। तो फिर कहां से आंसर मैच करें? इस 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आंसर शुड बी 78,270। अगर आंसर मैच करना है तो वो जो 1,15,000 रुपये का इंटरेस्ट था अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस का, कहीं ना कहीं उसको यूज किया होगा एग्जामिनर ने, लेकिन कहां पे यूज करेगा? 24B में डिडक्शन मिलता नहीं अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, 80EEA का डिडक्शन मिल नहीं सकता, इसके अलावा कहां यूज करा होगा उसने? और क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि 1,15,000 रुपये से अगर हम लोग अमाउंट को कम करें, इनकम को कम करें, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होने के बाद
42,390 आ जाती है जो एक ऑप्शन हमें गिवन है। क्या ये कोइंसिडेंस है? हो सकता है कोइंसिडेंस हो, पर ऑल सेड एंड डन योर आंसर शुड बी फॉर थर्ड क्वेश्चन, योर आंसर शुड बी 78,270, which unfortunately is not given among the 4 options. एंड इसी वजह से अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको लगभग 1.5 घंटा पहले जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर गलती है और ग्रेस मार्किंग होगी। अब आप देखिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 गलतियां हैं। एक तो डेट गलत दे दी, मार्च 22 कर दिया, और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लिए, कहीं पे भी आंसर मैच नहीं करता, कहीं पे भी। तो आई डोंट बिलीव कि ये क्वेश्चन ठीक है। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांगूंगा कि भाई अगर आपको लगता है कि आंसर मैच कर रहा था आपका और कोई पॉइंट मैंने मिस किया है और वो पॉइंट मिस करने की वजह से मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो भाई प्लीज़ मेरे को बताइएगा। आई विल लव टू लिसन फ्रॉम योर साइड। आपके पास मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, टेलीग्राम नंबर्स हैं, मेरे को ज़रूर बताइएगा आप कि नहीं सर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, अगर ये पॉइंट ऐसे यूज़ करते तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाता। पर मेरे को नहीं समझ आ रहा, कहीं से भी नहीं समझ आ रहा कि आंसर चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया, 2 हम लोगों ने किया, 3 हम लोगों ने किया, 4 भी शायद हम लोगों ने कर ही लिया है, और उसके बाद सारी चीज़ें। नाउ दिस इज रियली रियली स्ट्रेंज, और ये इतना मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में देने की क्या जरूरत थी, मैं तो ये हैरान रहता हूँ। एग्जामिनर किस लेवल पे जाके स्टूडेंट को टेस्ट करना चाहता है। इतने मुश्किल क्वेश्चन अगर आप दें, और असेसमेंट ऑफ, ये तो पूरा क्वेश्चन है यार असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का। अगर एक स्टूडेंट ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाए तो मेरे ख्याल से एग्जाम के अंदर 1 घंटा तो इसी में लगेगा। चलो 1 घंटा नहीं लगेगा, 50 मिनट लगेंगे, चलो 50 नहीं लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। 40 मिनट यहाँ लगा दे, 45 मिनट यहाँ पे लगा दे, 40-45 मिनट का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, वहां लगा दे, 1.5 घंटा तो यहाँ पे निकल गया आपका। उसके बाद अभी बाकी के सारे एमसीक्यूज बचे हुए और सारा का सारा पेपर और बचा हुआ है। तो ये पेपर, क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं था, ये लेंदी था, ये टाइम 3 घंटे का नहीं है, ये 3 घंटे से ज़्यादा का पेपर है। इसके अंदर मेरे ख्याल से 4 घंटे का पेपर है ये, और वेटेज जो है वो हर क्वेश्चन में काफ़ी कम गिवन है। आई एम नॉट हैप्पी विद द पेपर, ये बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं है। रवीश राज ज्वाइन कर रहे हैं, कहते हैं हेलो सर। हेलो रवीश जी, हेलो, वेलकम। स्नेहा ने कहा टाइम वी लिमिट रहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शेखर ने कहा हाँ जी सर, दिमाग ही घूम जाता है, ऊपर से आंसर भी अलग आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। माई फीलिंग्स आर विद यू दैट बीइंग अ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल वेयर यू हैव सच अ प्रेशर एंड टैक्स बीइंग योर 4th सब्जेक्ट, टैक्स आपका 4था सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 3 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, थके हुए हैं, फिजिकली मेंटली यू आर टायर्ड, और उसके बाद ऐसा पेपर आ जाए तो अपसेट तो बंदा होगा ही होगा। ये दिस वॉज नॉट गुड, दिस वॉज नॉट एट ऑल गुड ऑन बिहाफ ऑफ सी इंस्टीट्यूट, रियली बैड ऑन पार्ट ऑफ सी इंस्टीट्यूट। चले आगे के क्वेश्चन भी देख लीजिए। आगे के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यहाँ पे हमें क्या दिया, आगे के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें दिया एक क्वेश्चन जो कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का था, 2 नंबर का। एग्जामिनर कहता है दैट लॉस अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विच इनकम, कौन सी इनकम के खिलाफ आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम ओनली, इनकम अंडर द हेड्स एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी, इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट इनकम अंडर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट कैपिटल गेन्स। तो आंसर इज सैलरी। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरी स्टोरी बताई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरी स्टोरी आपने करी थी, जहाँ पे हमने सेक्शन यूज किया था सेक्शन 71 सब सेक्शन 2A। आपको बहुत बहुत अच्छे से ये सारी की सारी बातें याद होंगी, ठीक है। तो आंसर ये वाला तो ठीक था, 2 नंबर का था।
उसके बाद फिर इन्होंने गड़बड़ कर दी, रेसिडेंशियल स्टेटस का 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, विच अगेन आई बिलीव इज रॉन्ग। आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरी कैलकुलेशन करवा रहे हो उससे, स्टूडेंट से। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आया था 6 नंबर का था। अब आपने एमसीक्यू पर डाल दिया, वेटेज कर दी 2 नंबर। अरे भाई सोल्यूशन तो पूरा करना पड़ेगा ना आंसर निकालने के लिए। तो आप कर क्या रहे हो, ये सी इंस्टीट्यूट कर क्या रहा है, क्यों तंग कर रहा है स्टूडेंट को? कहता है राघव इज एन इंडियन सिटीजन, मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप। अमेरिकन बाउंड का मतलब है अमेरिका जा रहा है। कौन सा शिप है जो अमेरिका जा रहा है? इंडियन शिप है जो अमेरिका जा रहा है। कैरेज ऑफ फ्रेट इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक, डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई ऑन 25 मई 2021। 25 मई को इंडिया से बाहर जाएगा। From the following details for the current year, what would be the residential status of Raghav for the current year, assuming that his stay in India in 7 preceding years is more than 730 days and he is a resident in last 3 years. The date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by Mr. Raghav is 25th of May. इसका मतलब राघव 25 मई 2021 को शिप पे चढ़ गया था। शेखर कहते हैं जी सर आपकी प्रोडिजी में किया था, ज्यादा मार्क्स का था। बिल्कुल था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन 6 नंबर का आया हुआ पहले एग्जाम के अंदर, और अब यही क्वेश्चन 2 नंबर का दे दिया एमसीक्यूज में डाल के। फिर डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय राघव ऑन 24 नवंबर 2011। आपको याद होगा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रूल नंबर 126। रूल नंबर 126 हम लोग यूज करते हैं। रूल नंबर 126 हमें कहता है कि जिस दिन आपने शिप के ऊपर आप चढ़े और जिस दिन आप शिप से उतर रहे हैं, दोनों दिन आप काउंट करेंगे कि आप इंडिया से बाहर थे। बोथ ऑफ द डेज आर टू बी काउंटेड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। तो इस ड्यूरेशन में पर्सन वॉज नॉट इन इंडिया, इससे पहले इंडिया में था, इसके बाद इंडिया में था, तो नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते हैं। अप्रैल में वो इंडिया में था फॉर 30 डेज। मई के महीने में वो चला गया, तो मई में जाने से पहले 24 दिन इंडिया में था। मई में देखिए कौन सी तारीख को उसने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया, 25 तारीख को। तो 25 तारीख इंडिया से बाहर मानेंगे, इसका मतलब 25 तारीख से पहले 24 दिन वो इंडिया में था। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक वो इंडिया में नहीं था। नवंबर में वापस आया। कब आया नवंबर में वापस? नवंबर में वापस आया 24 नवंबर को। तो 24 नवंबर तो छोड़ दो, तो नवंबर के कितने दिन बचे? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन। नवंबर के 6 दिन ले लिए मैंने, नवंबर के 6। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आ गया 181। अब 182 से कम है, 181 है, 182 से कम है, इस वजह से राघव क्या बन गया? आ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राघव बिकम्स नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राघव इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। माई आंसर विल बी सी, ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। really bad on part of this institute। जब आप इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं जहाँ पे पूरी कैलकुलेशंस करवा रहे हो आप उससे, तो फिर वेटेज 2 नंबर की कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और स्टूडेंट के पास इतना टाइम ही नहीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी गुड क्वेश्चन, वेल डन सी इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन को मैंने भी जब सॉल्व किया तो मेरे को भी 3 बार ये पढ़ना पड़ा। मैं समझ नहीं आया कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। पहली बार पढ़ा, नहीं समझ आया कि क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। दूसरी बार नहीं समझ आया, तीसरी बार क्लिक करा कि अच्छा ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर। देखो क्या है, कहता है एग्जामिनर कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्संस विच अदर पर्सन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर 87A। कौन ऐसा है जो 87A का रिबेट नहीं ले सकता है? हम लोग बार बार क्या सीखते हैं? हम लोग बार बार ये सीखते हैं कि 87A का रिबेट कौन लेगा, क्या कंडीशंस होंगी। हम पॉजिटिव सेंस में कानून को पढ़ते हैं, एग्जामिनर ने नेगेटिव सेंस में उसका सोल्यूशन पूछना स्टार्ट कर दिया।
ये बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। इससे पहले भी इन्होंने एक नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा था, व्हेन ही कैन नॉट इशू द इनवॉइस। हम क्या पढ़ते रहते हैं, ही कैन इशू द इनवॉइस, ही कैन इशू द इनवॉइस। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, व्हेन ही कैन नॉट इशू द इनवॉइस। ऐसे में रिबेट में हम लोग बात करते रहते हैं, ही कैन क्लेम रिबेट, ही कैन क्लेम रिबेट, ही कैन क्लेम, इसलिए क्या पूछ लिया, ही कैन नॉट क्लेम रिबेट, उल्टा पूछ लिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है 45, उसकी सैलरी है 45,000 रुपीज, तो 45,000 रुपीज इंटू 12, 45,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 540। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, इनकम विल बी 490। जो टैक्सेबल सैलरी है और टैक्सेबल इनकम है दैट विल बी 490। ठीक, अब आप पढ़ो, कहता है अ मैन एज 40 years नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BSc, नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BSc, अगर वो 115 BSc ऑप्ट नहीं कर रहा तो इसकी टोटल इनकम 490 है। अगर टोटल इनकम 490 की है तो ये 87A का रिबेट ले सकता है, 5 लाख से कम की इनकम है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ वुमन एज 50 नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BSc, अगेन नॉट ऑप्टिंग है। अगर नॉट ऑप्टिंग है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसको मिलेगा और 490 की इनकम आएगी, इसको रिबेट मिल जाएगा। अ सीनियर सिटीजन नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BSc, अगेन नॉट ऑप्टिंग है, 115 BSc नहीं ले रहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इनकम 490 आएगी, 87A का रिबेट मिल जाएगा। लास्ट देखिएगा, अ सीनियर सिटीजन ऑप्टिंग फॉर 115 BSc, अगर ये 115 BSc ऑप्ट कर रहा है तो फिर ये यहाँ पे ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है, ही कैनॉट क्लेम डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो क्लेम नहीं करेगा। जब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा तो यहाँ पे 490 नहीं होगा, यहाँ पे 540 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 540 हुआ, 5 लाख से ज्यादा हुआ, डिडक्शन नहीं मिलने वाला, रिबेट 87A का नहीं मिलने वाला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन। एंड देन एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, वो ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगेन गड़बड़ थी, एग्जामिनर ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अज्यूम करके काम करना पड़ा यहाँ पे। डिडक्शन फ्रॉम GTI, दो नंबर का एक क्वेश्चन था डिडक्शन में से। एग्जामिनर कहता है कि मिसेस शुभा नाम की एक लेडी है, शुभा नाम की एक लेडी है, उसने क्या किया, फॉलोइंग पेमेंट्स हैं डोनेशंस की, 3500 रुपीज़ कैश में दिया है बालाजी टेम्पल को, तो 3500 रुपीज़ है तो उसको 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगा, 2000 रुपये से ज़्यादा का कैश दोगे डिडक्शन नहीं मिलता। तो उसके बाद 5000 रुपीज़ इज पेड टू अ नेशनल चिल्ड्रन फंड। आपको याद है मैंने आपको तरीका सिखाया था कि जहाँ पे नेशनल वर्ड आ जाए, जहाँ पे नेशनल आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, वो सब कैटेगरी ए में चले जाते हैं, और कैटेगरी ए में हमें डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी अपर लिमिट। तो यहाँ पे पूरे 5000 रुपये का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कैश पेमेंट नहीं है, जैसे हमारे केस में कैश पेमेंट नहीं है, तो पूरे 5000 का डिडक्शन हमें मिल जाएगा। फिर एग्जामिनर कहता है 6000 रुपये इज गिवन बाय चेक टू नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। नेशनल वर्ड आ गया, कैटेगरी ए में चला जाएगा, 6000 रुपये का पूरा डिडक्शन विदाउट एनी अपर लिमिट, नो इश्यूज एट ऑल। फिर एग्जामिनर यहाँ पे कहता है 10,000 रुपीज इज गिवन बाय चेक फॉर रेनोवेशन ऑफ अ टेम्पल having a certificate under section 80G, deduction for donation. Now here comes an issue, क्या ये टेम्पल नोटिफाइड टेम्पल है या नहीं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल टेम्पल, नोटिफाइड टेम्पल है या नहीं, नहीं बताया हमें। टेम्पल लिखा, नोटिफाइड टेम्पल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100% जो 50% वाली जो कैटेगरी हमारे पास आती है, 100%, हाँ, तो वो जो नोटिफाइड टेम्पल्स की कैटेगरी आती है वहाँ पे तो नहीं आएगा ये। आपको याद है हम लोगों ने किया था हिस्टोरिकल टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था
जम्मू कश्मीर का टेम्पल वैष्णो देवी टेम्पल, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, तो उस कैटेगरी में तो आ नहीं रहा। लेकिन 80G का सर्टिफिकेट है इसके पास। अगर 80G का सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब ये चैरिटेबल वाली एक्टिविटी, चैरिटेबल में चला गया, ये चैरिटेबल वाली कैटेगरी में चला गया। और जब ये चैरिटेबल वाली कैटेगरी में गया, जब ये चैरिटेबल वाली कैटेगरी में गया तो इसका मतलब ये 50% डी कैटेगरी में चला गया। अब जब 50% वाली कैटेगरी है, डी वाली कैटेगरी है, वहां पे एक और पॉइंट आता है कि हमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ता है, उसका कोई डाटा गिवन नहीं है। हमें 10% की लिमिट निकालनी पड़ती है, इसका कोई डाटा गिवन नहीं है। तो फिर एक ही तरीका बचा, और वो तरीका ये बचा कि जो ये 10,000 पे है, ये 10,000 पे हम अज्यूम कर लें कि ये 10% की लिमिट के अंदर अंदर है। सी कैटेगरी का कोई अमाउंट है नहीं, तो इसका मतलब इस 10,000 पे का हमें 50% का डिडक्शन मिलता है। डी कैटेगरी के अंदर मैंने डी कैटेगरी के अंदर इसे डाला, 5,000 रुपीज़ का डिडक्शन लिया, 5 + 5 is 10, 10 + 6 is 16, 16,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। आंसर ए है। नाउ दिस रिमेन्स टू बी सीन कि क्या सी इंस्टीट्यूट आंसर्स इसी तरीके से निकालेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने आज आपके साथ सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए। अब कल सेम टाइम पे दोपहर 12 बजे मैं आपके साथ क्लास करूंगा कल, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या, कल मैं आपके साथ इनकम टैक्स का पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद फिर परसों भी हम लोग क्लास करेंगे, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जीएसटी का सारा पेपर डिस्कस कर दूंगा। तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कल, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर देंगे, जो भी थ्योरी है प्रैक्टिकल है सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, और इसी प्रकार से जीएसटी के भी करवा दूंगा। आज आपको यूट्यूब का लिंक देने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन कल मैं टाइमली लिंक आपको दे दूंगा, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे, कोई इश्यूज नहीं है। I will love to see you all tomorrow as well at 12 in the afternoon in the class. तब तक के लिए bye bye and enjoy yourself. Happy learning to all of you. Bye.